देखो, जब कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो इनके लिए यह जरूरी होता है कि एक पदार्थ जिस पर अभिकारक अभिक्रिया करता है तो आक्रमण करता है तो उसे आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं, और जिस पर आक्रमण करता है उसे क्रियाधार कहते हैं। ठीक है ना। जैसे दो कार्बनिक यौगिक है, जैसे कि ये मान लो CH3Cl और प्लस मान लो कि ये क्या हो गया NaOH। ठीक है। तो इसमें ये जो है कि क्रियाधार है और ये आक्रमणकारी अभिकर्मक है। बात समझ में आ रही है। ये इससे क्रिया करेगा इस पर आक्रमण करके, तब बताओ कि जब ये इस पर क्रिया करेगा तो इसका बांड टूटेगा कौन सा। जैसे मान लो कि ये है C, 3 बांड इधर है हाइड्रोजन से जुड़े हुए और एक ठो क्लोरीन से जुड़ा हुआ, ठीक, प्लस यह NaOH है। बात समझ में आ रही है। तो देखो, अभिक्रिया के दौरान जो कार्बनिक यौगिक होता है, अभी इसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं। जो कार्बनिक यौगिक होता है वो अभिक्रिया के दौरान ये 2 भागों में टूटता है। बात समझ में आ रही है। ये अभिक्रिया के दौरान 2 भागों में टूटता है। तो इसके भी टूटने के 2 नियम हैं। एक तो इस प्रकार से वो टूटे, ये सिग्मा बांड इस प्रकार से टूटे कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किसी एक ही परमाणु के साथ रह जाए, तो जिसके साथ रह जाएगा वो ऋणावेशित हो जाएगा, वो आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, ऋणायन। इसका तो मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ ना, डाल चुका हूँ वीडियो। अरे हम डाले थे, कौन जो है कि अच्छा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कुछ बताए थे प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव में, ठीक है ना। तब देखो, ये इसके जब ये टूटेगा तो इसको विदलन कहा जाता है। टूटने का मतलब होता है विदलन, और इसका विदलन 2 प्रकार से हो सकता है। अगर ये न हम ध्यान दें, इसको न ध्यान दें, ठीक, तो ये सोचो कि इसका विदलन 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो ऐसे हो सकता है कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हो एक ही के साथ रह जाए, और एक ऐसे भी हो सकता है कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोनों में बराबर बराबर बट जाए। ठीक है ना। तो जो सम विदलन होता है उसे क्या कहते हैं, होमोलिटिक विदलन। इससे क्या बनते हैं, मूलक बनते हैं। सम विदलन से मूलक बनते हैं, क्योंकि वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे, तो ऐसे बनेंगे। इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मुक्त मूलक बन गया, मुक्त मूलक। और ये दोनों मुक्त मूलक बने हैं। और एक प्रकार का इस प्रकार का विदलन होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी के साथ रह जाता है, तो ऋणायन बन गया, ये धनायन बन गया, ठीक। तो ऐसा होता है हेट्रोलिटिक विदलन में। बात समझ में आ रही है। ऐसा कहाँ होता है, हेट्रोलिटिक विदलन में होता है। हेट्रोलिटिक विदलन भी बता चुके हैं। तब देखो, हेट्रोलिटिक विदलन में क्या क्या होता है, जो साझे का जब इलेक्ट्रॉन जब ये संयोजक बंध टूटता है तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु के साथ रह जाता है, चाहे इसके चाहे इसके। तो बताओ, विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, क्लोरीन, इसकी है कम। तो जाहिर सी बात है कि वो टूटने के बाद इसी के साथ रहना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया, तो ये ऋणायन हो गया और ये धनायन हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, हेट्रोलिटिक विदलन। अब हेट्रोलिटिक विदलन होने के लिए ये भी संभावना प्रकट की जाती है कि जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है वो है किस प्रकार का, आक्रमणकारी अभिकर्मक किस प्रकार का पदार्थ है। जैसे कि मान लो यह NaOH से अगर तुम क्रिया करा रहे हो, इससे NaOH,
अब ये आक्रमणकारी अभिकर्मक हो गया, ये अब इस पर आक्रमण करेगा तो ये इसका बांध टूटेगा तो ये इससे क्रिया करेगा, ठीक है ना। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक ये जो धनायन बनाता है, धनायन में टूटता है। मान लो कि ये सोडियम धनायन हो गया और हाइड्रोक्साइड ऋणायन, ठीक। तो इसका जो धनायन वाला हिस्सा है ये इससे जुड़ जाएगा और इसका ये जो ऋणायन वाला हिस्सा है वो क्या होगा, इससे जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड द्वारा। तो यहां पर क्या बनेगा, CH3OH यानी मेथिनॉल बन गया, मेथेनॉल और प्लस NaCl। अब बताओ कि ये जो क्रियाधार है, ये क्रियाधार है, ये आक्रमणकारी अभिकर्मक है। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें तुम इसको धनायन और ऋणायन कहते हो ना, तो इसमें धनायन ऋणायन कहने की जरूरत नहीं है। आक्रमणकारी अभिकर्मक में हम कहेंगे कि दो प्रकार के अभिकर्मक हैं। ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ठीक है, और ये है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, हम परिभाषा तो नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, बता रहे हैं। आक्रमणकारी अभिकर्मक का वह भाग जो कार्बनिक अभिक्रिया के दौरान धनायन ग्रहण करने की कोशिश करता है या धनायन को आकर्षित करने का प्रयत्न करता है, उसे नाभिक स्नेही कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही। धनायन किसमें होता है, नाभिक में होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये नाभिक से जुड़ना चाह रहा है, धनायन से जुड़ना चाह रहा है, मतलब नाभिक से जुड़ना चाह रहा है, तो इसको हम नाभिक स्नेही कहेंगे, ठीक। आक्रमणकारी अभिकर्मक का वह भाग जो कार्बनिक अभिक्रिया के नाभिक स्नेही, जो कार्बनिक अभिक्रिया के धनायन वाले भाग से जुड़ना चाहता है, उसे नाभिक स्नेही कहते हैं, ठीक। तो धनायन वाला भाग ये है, तो इसे हम इसको नाभिक स्नेही कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये इससे जुड़ना चाह रहा है। अब देखो क्रियाधार जो है, ये वाला क्रियाधार है, ये क्या है, आक्रमणकारी अभिकर्मक है। अब इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो इसे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्यों कहेंगे, इसको क्यों कहेंगे, हाँ, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन युग्म रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना चाहता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो सोडियम धनायन है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना चाहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना चाहता है का मतलब कि ऋणायन को ग्रहण करना चाहता है, इसलिए ही इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ठीक है। आक्रमणकारी अभिकर्मक भी दो भाग में टूट जाते हैं और ये दो हिस्से में होते हैं, एक नाभिक स्नेही और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो जो नाभिक स्नेही होता है वह इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करना चाहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है, OH है ना। तो जब यह इससे टूटा है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन अपने के साथ लिया हुआ है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना चाहता है। कब, कार्बनिक अभिक्रियाओं के दौरान, जब कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं तब। बात समझ में आया। अभिकर्मक किसे कहते हैं, जो पदार्थ कार्बनिक यौगिक पर आक्रमण करके उससे क्रिया करता है, उसे अभिकर्मक कहते हैं। और जिस पर क्रिया करता है उसे क्रियाधार कहते हैं। तो ये क्रियाधार हो गया, ठीक। और जब ये आक्रमण करेगा तो इसके जो बांड होंगे वो टूटेंगे। तो जब बांड टूटेंगे तो दो प्रकार से टूट सकते हैं। इसको देखते हुए
ये है कैसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेट्रोलिटिक विदलन होगा, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर होमोलिटिक विदलन नहीं होगा, यहाँ पर हेट्रोलिटिक विदलन होगा, ठीक। तो हेट्रोलिटिक विदलन के दौरान यहाँ पर क्रिया होगी। तो यहाँ पर हेट्रोलिटिक विदलन के दौरान यदि यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है और हेट्रोलिटिक विदलन के दौरान हुई है, नाभिक से नहीं इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक भी हुआ है इसमें, ठीक ठीक। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का नाभिक से नहीं भी हो गया और इलेक्ट्रॉन से नहीं, दोनों हो गया। अब तुम लोगों के एक पॉइंट बच रहा है इसमें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मूलक के प्रतिस्थापन द्वारा, मुक्त मूलक द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे इसमें हम बता दे रहे हैं CH4 प्लस Cl2, ये प्रकाश संश्लेषण में क्रिया होती है क्लोरीनीकरण की। तब बताओ कि इसमें यही क्रिया ऐसे होगी। अब ये हाइड्रोजन अलग होगा इससे, एक हाइड्रोजन इससे अलग कर दो, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, प्लस इसमें तो दोनों क्लोरीन क्लोरीन है, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे। तो इससे बने मुक्त मूलक, इसमें कोई धनायन ऋणायन बनने का तो चांस है नहीं, ठीक है ना। अब बताओ कि इसमें का जो ये वाला हिस्सा है आपस में, ये आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाएंगे और ये इससे जुड़ जाएगा सहसंयोजक बंध द्वारा। तो इसमें मुक्त मूलक द्वारा प्रतिस्थापन हुआ ना, तो ये अभिक्रिया मुक्त मूलक द्वारा प्रतिस्थापन हो गया। तो 3 प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम बताए थे ना, एक नाभिक स्नेही, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक मुक्त मूलक द्वारा। तो नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही इसी में होगा, हम मुक्त मूलक द्वारा इसमें हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा HCl प्लस HCl। बात समझ में आ रही है। इसी से फिर एक बार क्रिया करा दोगे, फिर एक क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, तो ये मुक्त मूलक द्वारा प्रतिस्थापन क्रिया। ये बताओ सबको समझ मतलब आ गई है ये बात। क्रियाधार, आक्रमणकारी अभिकर्मक, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक विदलन, और ये कब होमोलिटिक होंगे कब हेट्रोलिटिक होंगे ये सब भी आ गया। किसी कुछ नहीं आया। होमोलिटिक कब होगा ये? होमोलिटिक है क्या हुआ है, यहाँ पर होगा होमोलिटिक विदलन। मतलब कैसे पता करें दूसरे से? जैसे कि ये वाला हिस्सा है तो ये धनायन ऋणायन में नहीं टूटेगा, ये मुक्त मूलक में टूटा, तो जाहिर सी बात है कि जब ये इस पर आक्रमण करेगा तो ये भी मुक्त मूलक बनाएगा, तब ये इससे क्रिया करेगा। तो जब मुक्त मूलक बनाता है ना तो होमोलिटिक विदलन होता है या सम विदलन होता है, उसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अपने अपने परमाणु के साथ ही रह जाते हैं, बराबर बराबर बढ़ जाते हैं, ये होमोलिटिक विदलन हुआ। और यहाँ हेट्रोलिटिक विदलन हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, ये अभिकर्मक और क्रियाधार कैसे पहचानेंगे? अभिकर्मक और क्रियाधार, जैसे जो पहले टूटेगा वो अभिकर्मक रहेगा, क्रियाधार पर आक्रमण करता है तो ये यहाँ अभिकर्मक है। मतलब कैसे पता कौन करेगा? ये ज्यादा क्रियाशील है इससे, ठीक। जैसे मान ला कि तू हम दू जानी बाजल चाहत हवा, तो एक आदमी को जब ज्यादा गुस्सा रहेगी तो दूसरे को दौड़ के जाएगा मारने, तो आक्रमण तो जौन मारने गया तौन ने किया, तो वो आक्रमणकारी अभिकर्मक हो गया। और जौने के मारने गया है ओकर कपार फूट गया तो वो क्रियाधार हो गया, ठीक। अब मामला तो दोनों ओर से लिखा है कि नहीं। तो यही सब कहेंगे कि तो आके भागे के ना चाहते रहे। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये उदाहरण था, बात समझ में आई ना। तो उसी तरह से जो इसके पास ज्यादा मतलब कि क्रियाशीलता रहेगी क्रिया करने की, वो आक्रमणकारी अभिकर्मक हो गया। वह तो आक्रमण कर रहा है,
और जिस पे टकराया अभिक्रिया करने के लिए वो क्रियाधार है। अगर कपार फूट गए, केशवी लिखा गया, फंसू गया बेर मतलब है कि नहीं, यही हो गया। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ देखिए ये एच दिख नहीं रहा था, दिख रहा है ना? देखो मार्कोनी काफ के नियम, योग अभिक्रिया का एक उदाहरण है। योग अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कार्बनिक यौगिक में जो युग्म या त्रिक बंध, युग्म और त्रिक बंध को ही हम गुणित बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं? गुणित बंध कहते हैं। तो जब युग्म या त्रिक बंध जब ये टूटते हैं, यहां तक दिख रहा है उसमें, जब युग्म या त्रिक बंध जब टूटते हैं, ठीक, तो इस बंध के टूटने से जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ही के साथ रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यह बन जाता है। जैसे मान लो कि इसके साथ रह गया, इसके साथ, इस कार्बन परमाणु के साथ रह गया साझे का इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो अब जो है दो हाइड्रोजन इससे जोड़ दिए, दो हाइड्रोजन जोड़ दिए इससे, 2 हाइड्रोजन ये है। और जब ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा है, तो इसका साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ही के साथ रह गया, चाहे इसके साथ रह जाए चाहे इसके साथ रह जाए। तो जिसके साथ रह जाएगा वो ऋणावेशित हो जाएगा ना। ये प्रेरणिक प्रभाव तुम लोग पढ़े थे। बात समझ में आ रही है? तब मान लो कि ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। और जब ये अलग अलग ये टूटेंगे, तो इसके जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, मान लो कि ये ब्रोमीन के साथ एक है तो धनायन बन जाएगा ना। तो ये मान लो कि ये ब्रोमीन के साथ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ब्रोमीन ऋणायन हो जाएगा। तो ब्रोमीन कहाँ आके जुड़ेगा? ब्रोमीन यहाँ पर आकर जुड़ेगा। और जो हाइड्रोजन धनायन रहेगा वो यहाँ पर आकर के जुड़ेगा। बात समझ में आया? यानी धनायन वाला हिस्सा इसके ऋणायन से जुड़ जाएगा, जो ऋणायन वाला हिस्सा इसके धनायन वाले से जुड़ जाएगा। मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। बात समझ में आया? तो ये हो गया योग अभिक्रिया। अब देखो इसी प्रकार से मार्कोनी काफ ने बताया था, मार्कोनी काफ ने क्या बताया था कि जब गुणित बंध टूटते हैं, गुणित बंध टूटने का मतलब है, जैसे मान लो गुणित बंध टूटने का मतलब है कि इधर से जैसे मान लो कि ये क्या है, ये H है। अगर ये डबल बॉन्ड टूटता है, ये वाला अगर डबल बॉन्ड जब टूटता है, तो इसके साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म उस कार्बन परमाणु के साथ रहता है जिसके साथ एल्किल समूह कम होते हैं, उसी के साथ रह जाता है। इसका पाई बंध टूटेगा तो यानी कि ये बन जाएगा क्या, धनायन। बात समझ में? जैसे इसमें है, अर्थात जैसे HBr है, मार्कोनी काफ ने बताया था कि जब ये अपने आयन में टूटेगा तो मतलब ये धनायन और ऋणायन, इसका ऋण विद्युतीय वाला हिस्सा जो होता है किससे जुड़ता है, जिससे एल्किल समूह अधिक जुड़ा रहता है। तो ऐसे एक कोई एल्किल समूह नहीं जुड़ा है, ऐसे H एल्किल समूह जुड़ा है, ठीक ना, CH3, ठीक। और ये है हाइड्रोजन, तो नीचे हो गया इधर ब्रोमीन, और एक बांड ये बन गया, एक बांड तो टूट गया, ठीक ना, यानी कि ऐसे जुड़ जाएगा। चाहे इसको इधर कर दो, CH3 को इधर कर दो, और ये हाइड्रोजन को इधर कर दो, कोई दिक्कत? ये H हो गया। यानी कि जब ये वाला बांड टूटेगा
जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा एक ठो पाई बॉन्ड, तो इसके साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इसके साथ रह जाएगा, ठीक, यानी कि इसके साथ ऐसे। तो ये हो गया धनावेशी, नहीं ऋणावेशी हो जाएगा, इसके साथ जाएगा तो ऋणावेशी हो जाएगा, ये धनावेशी हो जाएगा, तो ब्रोमीन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो मार्कोनी काफ ने बताया था कि जब डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटता है तो उस बॉन्ड टूटने के बाद, उस बॉन्ड के टूटने के बाद वह परमाणु किसी एक ही परमाणु समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिससे एल्किल समूह जुड़ा रहता है। किससे जुड़ता है? उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिससे एल्किल समूह जुड़ा रहता है। बात समझ में आया? यानी इससे एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो इसी से ये कार्बन ये जुड़ता है ब्रोमीन। अगर HCl होता तो क्लोरीन इससे जुड़ता जिससे एल्किल समूह अधिक जुड़ा हुआ है। इसे हम मार्कोनी काफ का नियम कहते हैं। का नियम, ठीक है ना। अब मान लो कि इससे अगर ऐसे रहता C2H5, जैसे C2H5 रहता तो ब्रोमीन यहाँ से नहीं जुड़ता, यहाँ से जुड़ जाता ऐसे, तब हाँ, तो ये वाला हिस्सा ये ऋण होता, ये धन होता, तो ब्रोमीन इधर चला जाता। मार्कोनी काफ का नियम ये था। बात समझ में आई? जिससे अधिक एल्किल समूह जुड़े रहेंगे उसी से ब्रोमीन समूह जुड़ेगा, यानी ऋण विद्युती। अब मार्कोनी काफ के नियम का सीधा उल्टा होता है व्युत्क्रम। कौन? खैरस प्रभाव। खैरस प्रभाव किसको कहते हैं? मार्कोनी काफ के नियम के व्युत्क्रम को खैरस प्रभाव कहते हैं। इसमें उस जब HBr जब टूटता है तो ब्रोमीन समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिससे एल्किल समूह कम जुड़ेगा, तो उसे खैरस प्रभाव, यानी कि हेपर जुड़ जाए। तब इसका उल्टा तो खैरस प्रभाव हम बता नहीं रहे, लिखा देंगे। चलो इसको भी लिख दो, एक का लाइन लिखना है ना, दिक्कत क्या है? HBr होगा, तो ये जो इसमें का ब्रोमीन इससे जुड़ेगा तो खैरस प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। CH3 C C H H H ये जाएगा Br, क्या जाएगा? ये ब्रोमीन इससे जुड़ जाएगा, तो इसको कहा जाएगा खैरस प्रभाव। बात समझ में आ रही है? एक कौन सा प्रभाव है? खैरस प्रभाव है।